अब भारत ने तुर्की को भूखा मरने के लिए छोड़ दिया है। आज की बड़ी खबर ऐसी है कि जो कभी दुनिया के सामने भारत की साख पर झूठे आरोप लगाकर गेहूं की खेप लौटा चुका था, वो तुर्की आज सूखे की मार और गेहूं के संकट से जूझ रहा है। मजबूरी में भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, भारत के सामने भीख मांग रहा है कि मुझे गेहूं दे दो। लेकिन भारत ने साफ और मजबूत जवाब देते हुए कहा कि नहीं, आपको गेहूं नहीं दिया जाएगा। इस दफा जब इंडिया ने एक टफ स्टांस लिया है तुर्की के ऊपर, तो उर्दगान ने समझा कि ठीक है, अगर तुम मेरे ऊपर टफ स्टांस लेते हो तो फिर ठीक है, मैं भी कश्मीर का जिक्र कर रहा हूं। और चौथी, क्योंकि इस दफा तुर्की ने भारत पाकिस्तान की जंग में खुल के पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ, तो उन्होंने कहा जी ठीक है, फिर ऐसे तो ऐसे ही सही। अब टर्की क्योंकि एक इस्लामिक कंट्री है और उसका वैसे तो स्टैंड देखे तो हमेशा से पाकिस्तान के साथ ही स्टैंड है ना, लेकिन वो ट्रेड भी चाहता है भारत से। लेकिन इस वॉर में वो खुल के सामने आ गया। तैयब उर्दवान का चेहरा भारतीयों को वो नज़र आ गया। वो कह रहे हैं कि ये तो हमारे खिलाफ है, इन्होंने तो इंडिया के दुश्मन पाकिस्तान का साथ दिया। तो अब देखें, ये एक बहुत बड़ी कैंपेन चल रही है। तुर्की को लगा भारत से पंगा ले लिया तो सरदार बड़ा खुश होगा। सरदार ने भी बता दिया कि खुशी हम मनाते कैसे हैं। आज बताते हैं ये स्टोरी बहुत डीपर अब चली गई है, जो हमने पहले डिस्कस किया था पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, कि कैसे इस जो ऑपरेशन सिंदूर था उसके अंदर तुर्की की प्लेन्स आए थे पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए। इस बार हमने ऐसे एनसर्कल किया है कि तुर्की से प्लेन उड़ ही नहीं पाएगा। वो कह रहे हैं, आज वो टर्किश प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि हाउ कम यू आर थिंकिंग ऑफ इग्नोरिंग अस। आप ये फैसला भी कैसे कर रहे हो कि हमें इग्नोर करोगे? ठीक है जी। नमस्कार दोस्तों, जियो भारत में आपका स्वागत है। दोस्तों, समय का पहिया जब घूमता है तो बड़े बड़े अहंकारियों को भी लाकर ज़मीन पर पटक देता है। आज तुर्की के साथ वही हुआ है। याद कीजिए वो वक्त जब तुर्की ने भारत की बेइज्जती करने की कोशिश करी थी। हमने इंसानियत के नाते उन्हें 56,000 टन गेहूं भेजा, लेकिन उन्होंने उसे ये कहकर रिजेक्ट कर दिया कि इसमें रुबेला वायरस है। ये एक सफ़ेद झूठ था और भारत की इंटरनेशनल इमेज पर हमला था, क्योंकि वही रिजेक्टेड गेहूं बाद में इसराइल ने खरीदा, बिना किसी शिकायत के इस्तेमाल किया, यहाँ तक उसी गेहूं की क्वालिटी की तारीफ़ करी जिसमें ये बोला जा रहा था कि उसमें रुबेला वायरस है। ये साबित करता है कि वो क्वालिटी इशू नहीं था, बल्कि एक गंदा पॉलिटिकल गेम था। लेकिन आज तस्वीर बदल चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्की अब एक भयंकर सूखे का सामना कर रहा है। यूएन की वार्निंग है कि उनकी 88% ज़मीन रेगिस्तान बनने के कगार पर पहुंच चुकी है और गेहूं का उत्पादन 15% तक गिर चुका है। जहाँ वो पहले खुद एक्सपोर्ट करते थे, आज उन्हें 10 मिलियन टन से ज़्यादा इंपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ रही है। अब जब उनके खुद का गोदाम खाली है और लोग भूख से मर रहे हैं, तो वो उसी भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं जिसे उन्होंने ठुकरा दिया था। लेकिन इस बार भारत ने साफ कर दिया कि हमारे दरवाजे पर दस्तक देने से कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे दरवाजे उन लोगों के लिए बंद है जो हमारी दोस्ती की कदर नहीं करते। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे भारत ने बिना एक गोली चलाए तुर्की के सामने उनके डिप्लोमेटिक आईना रख दिया है और ये साबित कर दिया है कि आत्मनिर्भर भारत अपमान नहीं, सम्मान चाहता है। भारत ने न केवल तुर्की को गेहूं देने से इनकार कर दिया, बल्कि यह फैसला पुराने भरोसे के टूटने की याद भी दिलाता है। जहां एक तरफ तुर्की के गोदाम खाली पड़े हैं, वहीं भारत रिकॉर्ड उत्पादन के साथ दुनिया के भरोसेमंद सप्लायर के रूप में उभरा है। तो ये तैयब उर्दवान जो है ना, वो तो अब सर पकड़ के बैठ गए होंगे कि ये क्या हो गया, लेकिन ये तो होना ही था। क्या उनको नहीं पता होगा कि ये होगा? ये तो होना ही था। इंडियंस का एक स्टैंड ये है कि जब तुर्की में ज़ल्ज़ला आया तो टर्की के अर्थक्वेक में इंडियंस ने बहुत ज़्यादा एड भेजी टर्की में। यानी इंडियंस ने टर्की की बहुत मदद की थी जब अर्थक्वेक आया था, और सब ने बात की थी। वैसे तो देखें, भारत की तरफ से एड पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा जाती है और उसको तो कहा जाता है ना कि इंडिया दुनिया की फार्मेसी है। तो ख़ास तौर पर जो मेडिकल एड होती है वो बहुत जाती है। अब टर्की क्योंकि एक इस्लामिक कंट्री है और उसका वैसे तो स्टैंड देखे तो हमेशा से पाकिस्तान के साथ ही स्टैंड है ना, लेकिन वो ट्रेड भी चाहता है भारत से। लेकिन इस वॉर में वो खुल के सामने आ गया। तैयब उर्दवान का चेहरा भारतीयों को वो नज़र आ गया। वो कह रहे हैं कि ये तो हमारे खिलाफ है, इन्होंने तो इंडिया के दुश्मन पाकिस्तान का साथ दिया। तो अब देखें, ये एक बहुत बड़ी कैंपेन चल रही है कि हम पहले कहते रहे, आपको पता है कि तैयब उर्दवान तो जो हैं वो मुस्लिम उम्मा का एक बहुत बड़ा लीडर बनना चाहते हैं और उन्हें पता है कि वो अगर साथ नहीं देंगे तो फिर वो कैसे मुस्लिम उम्मा का लीडर बन पाएंगे। और वैसे भी वो
इंडिया से ट्रेड तो चाहते हैं, लेकिन उनके रिलेशंस जो हैं कोई ऐसा इतने बेहतर नहीं रहे भारत से, तो वो उन्होंने यही करना था। आपको याद होगा कि हमने एक वीडियो बनाया था कि कैसे तुर्की को हमने एनसर्कल किया है। वो आपने वीडियो देखा और आपको मालूम है कि हमने कैसे अपनी नेवी को भेजा और वहां पर कर क्या रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं था कि हमने अपनी नेवी भेजी, क्वेश्चन ये था हमने किया कैसे और अभी क्यों किया। मैंने तब भी बताया था कि 11 साल हमने पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट किया है। हमें मालूम था कि ये पाकिस्तान नामक जानवर ये कभी ना कभी अपना फन उठाएगा और इसे सपोर्ट करेगा तुर्की। हमने भी क्या किया था, तुर्की के आसपास जितने भी पोर्ट्स थे हमने पहले अपने कब्जे में करे, उनको डेवलप हमने किया। अब जब हमारी नेवी जाती है उसे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इतने हजारों किलोमीटर दूर जब वो जाती है उसे खाना चाहिए, उसे तेल चाहिए, उसे पानी चाहिए, उसे लोगों को रेस्ट करने के लिए जगह चाहिए, वो सारी जगह हमारे पास है। वहां से फीडर वेसल जाते हैं और हमारी शिप वहां पर अनलिमिटेड टाइम के लिए वहां रह सकती है। तुर्की को लगा भारत से पंगा ले लिया तो सरदार बड़ा खुश होगा। सरदार ने भी बता दिया कि खुशी हम मनाते कैसे हैं। आज बताते हैं ये स्टोरी बहुत डीपर अब चली गई है, जो हमने पहले डिस्कस किया था पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, कि कैसे इस जो ऑपरेशन सिंदूर था उसके अंदर तुर्की की प्लेन्स आए थे पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए। इस बार हमने ऐसे एनसर्कल किया है कि तुर्की से प्लेन उड़ ही नहीं पाएगा, इसीलिए हमारी शिप्स वहां पर खड़ी हैं। जो नई इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स आई हैं, अब तो कुछ मीडिया में आ गई हैं, कुछ नहीं आई हैं, वो ये है कि ये सिर्फ हमारी वॉरशिप्स की पोजीशनिंग के बारे में नहीं है। हम परमानेंट अपना मिलिट्री बेसिस, मिलिट्री अलायंसेस हम क्रिएट करते जा रहे हैं तुर्की के आसपास, जहां पर हम रीशेप कर रहे हैं मेडिटेरेनियन को भी और साउथ एशिया में भी। अगले 20, 30, 50 साल तक हम अपना दबदबा बनाते रहेंगे। और तुर्की का अर्दोगान पैनिक में है। ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं क्योंकि भारतीय हूं, ये लिटरली ही इज पैनिकिंग। रीजन बीइंग क्योंकि कुछ स्पेसिफिक्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो दोस्तों, इसे कहते हैं टिट फॉर टैट डिप्लोमेसी। भारत ने तुर्की की मांग को ठुकराकर दुनिया को एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है। तुर्की सालों से पाकिस्तान के साथ मिलकर कश्मीर पर जहर उगलता रहा है और हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के खिलाफ खड़ा रहा है। और आज जब वो खुद मुसीबत में है तो उसका भाई यानी पाकिस्तान खुद आटे के लिए तरस रहा है। तुर्की ने अजरबैजान और कतर की तरफ भी देखा, लेकिन कोई भी उसकी भूख मिटाने के लिए काफ़ी नहीं है। उन्हें समझ आ गया है कि जियोपॉलिटिकल स्टंट्स से पेट नहीं भरता, उसके लिए रिलायबल पार्टनर्स होने बहुत ज़रूरी हैं, और जो कि वो पहले ही खो चुका है। भारत ने साफ कर दिया कि हम नेपाल, बांग्लादेश और दूसरे दोस्तों की मदद दिल खोल कर करते हैं, लेकिन जो देश पीठ पीछे छुरा घोंपने का काम करेगा उसे क्राइसिस के वक्त अकेला छोड़ दिया जाएगा। ये डिसीजन सिर्फ एक गेहूं एक्सपोर्ट का नहीं, ये भारत की सेल्फ रिस्पेक्ट और नेशनल इंटरेस्ट का है। हम ग्लोबल साउथ के लीडर ज़रूर हैं, लेकिन हम सॉफ्ट स्टेट नहीं हैं जो अपमान सहकर भी मदद करे। आज का भारत अपनी शर्तों पर रिश्ते निभाता है। अगर आपको भी लगता है कि भारत ने तुर्की को मना करके बिल्कुल सही किया और पुराने धोखे का हिसाब बराबर कर दिया है, तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। और ऐसे ही दमदार जियोपॉलिटिकल एनालिसिस के लिए जियो भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। जय हिंद।